कुछ बाहर की कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, 7 व्यक्ति हैं। चलिए तो पहले बेसिक फिगर बना लो आप, कितने व्यक्ति हैं? 7। कहां बैठे हैं? सर्कल में। चलिए जी सर, ये लो हमने फिर 7 सीटें फिक्स, 7 व्यक्ति हैं तो सीटें 7 ही फिक्स करनी है, 8 फिक्स मत कर देना, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी सारी। चलिए भैया हमने 7 सीटें फिक्स कर दी। अब आप कहेंगे सर राइट और लेफ्ट भी क्लियर कर दो जल्दी से। भाई यहां नहीं कर सकते राइट और लेफ्ट क्लियर। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि राइट और लेफ्ट तभी क्लियर हो सकते थे जब या तो सबके फेस केंद्र की ओर हो जाए या सबके फेस बाहर की ओर हो जाए। कुछ के फेस अंदर कुछ के फेस बाहर, तो हम नहीं कर सकते फेस क्लियर। सर फिर कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को जब फेस क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं? तो भाई अब इन क्वेश्चनों में खुद को रख लेना, अपने आप को, और अपने राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी देर सोच लेना। ठीक है भाई? आइए जी, यहां पर इसमें आपसे क्या बोला गया है कि सी डी के बाएं तीसरा है, बाएं मींस लेफ्ट में, सी डी के लेफ्ट में तीसरा है। तो सर ये तो बात डेफिनेट होती है, लेफ्ट में तीसरा है, मैंने बोला डेफिनेट तो होती है, लेकिन भाई अब मैं ये नहीं बता सकता कि इधर होगा या इधर होगा, क्योंकि मुझे इनमें से किसी का अभी तक फेस क्लियर नहीं हुआ है। आगे की लाइन अभी मैं पढ़ नहीं रहा, मैं अभी आपको इतना ही पढ़ के बता रहा हूं कि सी डी के लेफ्ट तीसरा बैठा है। तो इस बात से कैसे बताऊं कि डी के लेफ्ट में तीसरा है? तो लेफ्ट इधर है या लेफ्ट इधर है, डिपेंड करेगा ना इसके फेस पर। अगर इसका फेस ऐसे मान लो ऊपर की ओर हो गया तो इसका लेफ्ट इधर हो, फेस नीचे की तरफ मानो, इसमें फेस नीचे की तरफ हो गया तो लेफ्ट इधर हो गया, और अगर फेस ऊपर की तरफ हो गया तो लेफ्ट इधर हो गया। तो जब तक इन क्वेश्चनों में फेस क्लियर ना हो जाए तब तक डायग्राम पर मत बिठाना। यह क्वेश्चन तो बड़ा आसान था जिसमें पहली ही लाइन में डेटा देते ही फेस क्लियर कर दिया कि दोनों केंद्र की ओर देख रहे हैं। अगर यहां पर फेस क्लियर नहीं करता तो इस बात को मैं साइड में लिखता, डायग्राम पर नहीं बनाता, लेकिन यहां तुरंत फेस क्लियर कर दिया कि सी डी के लेफ्ट में तीसरा है और दोनों सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो दोनों सेंटर की ओर देख रहे हैं तो मैं बिठा सकता हूं, सेंटर की ओर देख रहा है डी, तो डी को यहां बिठाया, और डी के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब अब इधर हो गया भाई, फेस अगर सेंटर की ओर है तो लेफ्ट इधर होगा, यस सर, और इधर तो 1 2 और तीसरा इधर कौन आ गया जी? सी आ गया, और इसका फेस भी कहां है? सेंटर की ओर है। देखो पहले ही बताया है 5 केंद्र की ओर देख रहे हैं और बाकी के 2 बाहर देख रहे हैं। चलो ठीक है सर, आगे आ जाइए, क्या बोला? ई ना तो सी और ना ही डी का पड़ोसी है, तो ई ना तो यहां डी के बगल में आएगा ना सी के बगल में आएगा, तो ई फिर एक ही जगह बची, यहां पर आएगा। आगे बोला है जो डी और एफ के ठीक बीच में बैठा है वह केंद्र की ओर नहीं देखता। इसका मतलब है डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो भाई डी और ई के बीच में आ गया इधर, तो फिर डी और एफ के बीच में रखना है तो डी और एफ फिर यहां आएगा, तभी तो डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति होगा, और वह भाई कहां नहीं देखता? केंद्र की ओर नहीं देखता। तो इसका मतलब है ये वाला व्यक्ति बाहर देख रहा है, केंद्र की ओर नहीं देख रहा। ठीक है सर, आगे बोला गया है जी ए के राइट तीसरा है और केंद्र की ओर देखता है। अब भाई ए कहां आए? ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, ए यहां भी आ सकता है, लेकिन ए जहां भी आएगा उसके राइट की ओर तीसरे पर जी आएगा। ए के राइट की ओर, ए के राइट की ओर 1 2 तीसरे पर जी आएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं भाई, ए अगर यहां पर बिठाने की कोशिश करूंगा तो इसका राइट इधर है, 1 2 तीसरे पर जी आ सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, ए यहां पर बिठाने की कोशिश करूंगा तो अब इसका राइट किधर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि राइट इधर भी कर सकता हूं, मैं इधर भी कर सकता हूं, तो देखो तीसरे स्थान पर जी आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ए यहां है तो 1 2 तीसरे पर जी नहीं आ सकता इधर, तो इधर देख लो 1 2 तीसरे पर जी सर इधर भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है ए यहां तो नहीं आएगा। कंफर्म हो गया, ए यहां तो नहीं आएगा। तो फिर यहां रख के देखें जरा ए को, अगर ए को यहां रखकर देखूं तो अब राइट इसका किधर भी कर सकता हूं मैं, फेस में अकॉर्डिंग बाहर कर दूंगा तो राइट इधर, फेस अंदर कर दूंगा तो राइट इधर। तो जरा देखना क्या 2 छोड़कर जी आ पाएगा? तो ए से 1 और 1 2 छोड़कर इधर तो जी आ नहीं सकता, और इधर
एक और एक दो छोड़कर जी तो आ जाएगा, लेकिन उसका फेस केंद्र की ओर नहीं होगा, बाहर है। जबकि ये बोल रहा है कि जी ए के राइट में तीसरा है और केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब जी। तो भाई ए यहां तो नहीं आएगा, यहां भी ए नहीं आया, यहां भी नहीं आया, तो फिर ए के लिए इकलौती जगह बची ये। इसका फेस है बाहर, तो इसका राइट हो गया इधर, और इधर एक दो और तीसरे पर आ गया जी, और जी का फेस हो गया सेंटर की ओर। यस सर। आगे आपसे बोला है बी का एक पड़ोसी केंद्र की ओर नहीं देखता, तो बी कहां आएगा, अब यहीं पर तो आएगा बी। और ये बोल रहा है बी का एक पड़ोसी केंद्र की ओर नहीं देखता, तो बी का ये वाला पड़ोसी तो देख रहा है केंद्र की ओर, तो फिर यही पड़ोसी होगा जो केंद्र की ओर नहीं देख रहा। यस सर। अच्छा, बाहर फेस करने वाले दो व्यक्ति थे, दोनों मिल गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा। बाकी के 5 व्यक्ति अंदर फेस कर रहे थे, तो अब बाकी जो भी बचा है वो सब सेंटर फेसिंग होंगे। ये भी केंद्र की ओर देखेगा, ये भी केंद्र की ओर देखेगा, ये तो देख ही रहे हैं। लो जी, क्वेश्चन बन के तैयार है, आपसे कुछ भी पूछ ले। बी का मुख किस दिशा में है, तो बी का मुख सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है। कहानी खत्म। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने ये बैच लिया है, तो क्या मुझे आरपीएफ का जो न्यू बैच आपका आया वो लेने की नीड है? भाई कोई नीड नहीं है। अगर आप रीजनिंग को देखेंगे तो कोई नीड नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं कह नहीं सकता मेरे भाई, लेकिन रीजनिंग की कोई नीड नहीं है। हो सकता है वहां पर जीए जीएस को लेकर थोड़ा सा आपको नीड हो सकती है, क्योंकि रेलवे में साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है। इधर आई थिंक उतनी साइंस ना पढ़ाई जाए, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर आप रीजनिंग की ही बात करेंगे सिर्फ, तो नीड नहीं है। रीजनिंग आपकी इसी से सारे एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। चाहे देखो मैं आपको एग्जाम गिना देता हूं कि इसी रीजनिंग की क्लास से आप किस किस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। स्टेट पुलिस अपना, एसएससी जीडी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप सीजीएल कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस, सीएचएसएल कर सकते हैं, एमटीएस कर सकते हैं, सीपीओ कर सकते हैं, स्टेनो कर सकते हैं, रेलवे कर सकते हैं। मतलब रीजनिंग में सबको कवर करा के यहां लेकर चल रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आप फील भी कर रहे होंगे इस चीज को। वो तो हमारे पास एक टारगेटेड बैच आ गया है, मतलब एक एग्जाम आ गया है यूपी पुलिस का नजदीक में, जिसमें आपने बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो भाई फिर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके चलना पड़ रहा है, नहीं तो बड़े प्यार से चल रहे होते हम लोग, ठीक है। फिर भी आप पूरे घंटे काउंट करना, लोग अपने स्पेशल बैचेस में उतना रीजनिंग नहीं देके जाते जितना मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। इस चीज को आप फील कर रहे होंगे, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो, रीजनिंग की मैं गारंटी लेके चलता हूं, आपके सारे एग्जाम्स यहां से कवर हो जाएंगे, बस बैंक के एग्जाम्स को छोड़कर, बैंक के एग्जाम्स को छोड़कर, ठीक है भाई। बैंक फिर मेरे स्पेशल बैचेस से कवर होता है, वहां पर मैं और पीएचडी टाइप की कराता हूं, ठीक है। एक तरह से कि एक बार रीजनिंग पढ़ ली, जिंदगी में पढ़ने की नीड नहीं है। यहां पर अगर उतना डेटा मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो ये चाहता है कि हमें डेटा मिले, हम खूब पढ़े, मन से पढ़े। एक बच्चा होता है सर हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा दो, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, किताब नहीं लिखनी है, बस उतना पढ़ा दो एग्जाम निकल जाए। तो ये जो कंबाइंड बैचेस होते हैं भाई ना, इनमें टीचर सब तरह के बच्चे को टारगेट करके चलता है। तो इसलिए मीडियम लेवल का ही कंटेंट देकर चलता है, जिससे कि एग्जाम सारे क्वालिफाई हो जाए। तो इससे बैंक एग्जाम को छोड़कर बाकी सब क्वालिफाई होंगे, आप टेंशन ना लो। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, पहले पढ़ लो आप, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व मैं ही कराऊंगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। बाद में मैं ये पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा और फिर आप घर बैठकर इनकी प्रैक्टिस करना। करिए जल्दी से। लव यू सर, मस्त पढ़ा रहे हो, थैंक यू मेरे भाई पवन।
देखो आज फिर एक आ गया जो पूछ रहा था सिलेबस कब खत्म होगा। तुम लोग बताओगे मैं ही बता दूं इसको? ये मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ये सही है कि मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं है, ऑनलाइन में मेरी पकड़ नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी हो ना कि मैं घुस जाऊं फोन में और उधर निकल पड़ूं, तो इसको मैं घर जाके बताऊं इसके सिलेबस कब खत्म होगा। एक क्लास में आ जाता है किसी में भी सदियों बाद, रोज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सिलेबस कब होगा। सर आज कितनी क्लास होंगी? ये चैप्टर खत्म होगा अब, चाहे घंटे कितने भी लग जाएं। आज अगले 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो 2 घंटे में क्लास खत्म, और 2 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो फिर आगे चलेगी क्लास। चलिए ध्यान से देखिए भाई, ये बोल रहा है 8 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, उनमें से कुछ का फेस केंद्र की ओर है और कुछ का फेस बाहर की ओर है। भाई पिछले क्वेश्चन में कम से कम संख्या तो बता दी थी कि 5 सेंटर की ओर देख रहे हैं, 2 बाहर की ओर देख रहे हैं। यहां तो उतना भी नहीं बताया इसने, ये बोल दिया बस कुछ का फेस सेंटर की ओर है और कुछ का फेस बाहर की ओर है। चलो भैया कोशिश करते हैं बेसिक डायग्राम बनाने की। देखो 8 व्यक्ति हैं तो सर्कल में 8 सीटें हमने फिक्स कर दी। हाँ जी सर बिल्कुल कर दी 8 सीटें फिक्स। अच्छा राइट और लेफ्ट फिक्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फेस ही नहीं पता, किसका फेस सेंटर की ओर है किसका फेस बाहर की ओर है, इसलिए हम लोग राइट और लेफ्ट क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आइए जी यहां पर आइए। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है कुछ का मुख बाहर की ओर है, ठीक है सर। अच्छा मैंने क्या बोला था, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना जिसमें से कुछ का फेस सेंटर की ओर और कुछ का फेस बाहर बताया जाए, तो आप इस डायग्राम पर तब तक मत बिठाना किसी को जब तक किसी व्यक्ति का फेस डेफिनेट पता ना चल जाए आपको। ठीक है भाई, उससे पहले सारी बातें अलग बनाते चले जाना। जैसे इसमें बोल रहा है एच तथा बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भैया, एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। उससे पहले क्या बोला गया, एक लाइन ये रह गई, ए एच के राइट में तीसरा है, एच के राइट में, तो ऐसे निशान लगा दो, राइट इधर मान के चल रहे हैं, हो सकता है राइट इधर भी हो इसका, क्योंकि फेस ही नहीं पता है, लेकिन मैंने मान लिया इधर है राइट, और इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका निशान लगा दिया कि राइट की ओर है। 1 2 छोड़कर तीसरे पर ए है। ठीक है सर, ए से 2 छोड़कर ए है। अच्छा आगे बोला गया है कि एच तथा बी के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं, एच और ए के बीच में भी 2 व्यक्ति, और एच और बी के बीच में भी 2 व्यक्ति, तो फिर बी इसके लेफ्ट में इधर आ जाएगा 2 छोड़कर, क्योंकि इधर 2 छोड़कर अगर ए है तो इधर 2 छोड़कर बी आ जाएगा। यस सर, डायग्राम पे अभी नहीं बिठा सकते क्योंकि फेस नहीं पता चला अभी तक। सी बी के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, सी जो है वो बी के लेफ्ट में दूसरा है, तो बी का लेफ्ट इधर मान लो लेफ्ट में, और 1 छोड़कर सी है। ये बात मैंने अलग बना दी। ठीक है, आ जाइए आगे। बी तथा ई के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं, बी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं। सर इस बात को समझे, टोटल थे 8 और बी और ई के बीच में आके बैठ गए 3। तो ये मैंने अभी लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि टोटल से आधा करो और आधे से अगर एक कम बीच में आके बैठ जाए तो अपोजिट होते हैं। तो बी तथा ई के बीच में अगर 3 व्यक्ति आ गए तो बी और ई अपोजिट हो गए एक दूसरे के। ठीक है सर, अभी तक कोई डायग्राम पर नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि किसी का फेस ही नहीं पता चल रहा कि बाहर है कि अंदर है। आगे आ जाइए, आगे इसमें बोला गया है डी एफ के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, डी एफ के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, एफ के लेफ्ट में दूसरा कौन है भाई? डी है। ठीक है सर, जो का मतलब है एफ से, एफ ए का तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब ए और एफ पास में नहीं बैठेंगे। ठीक है सर, आगे इसमें बोला गया है एच के तुरंत पड़ोसियों का मुख एच के समान दिशा में है, तो एच के ये दोनों जो पड़ोसी हैं ना वो एच के सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, इधर एच का फेस है। आगे चलिए, अब बच्चा क्या करता है ना, पेशेंस खो देता है, बोले सर अभी तो फेस ही नहीं पता चल रहा, क्या करूं मैं, तो वो ना पॉसिबिलिटी बनाने लग जाता है अलग अलग डायग्राम में और फंस जाता है। आपको यही नहीं करना, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, फेस नहीं पता चल रहा अलग बनाते चले जाइए, चाहे एंड तक क्यों ना पहुंचा दे आपको क्वेश्चन। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है एफ ए के लेफ्ट में तीसरा बैठा है जिसका फेस केंद्र की ओर है। लो जी, अब कहानी यहां जाके मिली, एफ ए के लेफ्ट में तीसरा है जिसका मतलब ए का,
ए का फेस केंद्र की ओर है। लो जी यहां मिल गया ए और ए का फेस हो गया केंद्र की ओर। एफ ए के लेफ्ट में तीसरा है। अगर फेस केंद्र की ओर है तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, यस सर। और लेफ्ट में तीसरा, एक दो तीसरे पर आ गया जी एफ। अब ए आके बैठ चुका है। ए के निकटतम पड़ोसियों का मुख ए के विपरीत दिशा में है, मतलब ए का फेस अंदर है तो ए के पड़ोसियों का फेस बाहर हो गया। अब भाई अब आ जाओ, ये चीजें जो आपने बफर में अलग से लिखी है ना, उनमें देखो कौन कौन सी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। तो यहां से कनेक्ट होती हुई एक चीज आपको दिख रही है, एच और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं। इधर ए और एफ के बीच में भी दो व्यक्ति आ गए। तो ए से दो छोड़कर अगर एफ बैठ गया तो ए से दो छोड़कर एच भी बैठना है तो वो इधर आएगा, ए से दो छोड़कर एच। लेकिन सर ए को एच के राइट की तरफ लेके आना है, तो एच का फेस बाहर करो, तभी तो एच का राइट इधर आएगा और एच के राइट में दो छोड़कर ए आएगा, यस सर। एच से दो छोड़कर ए आ गया और एच से दो छोड़कर ही बी था, तो एच से अब दो छोड़कर बी को इधर लेके आओ। अगर एच से दो छोड़कर ए इधर है इसके राइट में, तो बी इसके लेफ्ट में आ गया। अच्छा एक और बात, एच के दोनों पड़ोसियों का फेस उधर ही है जिधर एच का था, तो एच का फेस बाहर है तो इसके दोनों पड़ोसियों का फेस भी बाहर कर दो, यस सर। अब देखो जो जो बैठ गए हैं उनसे रिलेटेड बातें और जोड़ते चले जाओ, ये तो यूज हो गई, यस सर। अब ये देखो बी आ गया, हाँ सर, तो बी के अपोजिट में कौन है, ई, तो बी के सामने यहां कौन आ गया, ई। अच्छा एफ आ गया, यस सर। तो एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर डी बैठना है, तो एफ से एक छोड़कर इधर तो डी आ नहीं सकता क्योंकि इधर तो एच है, तो एफ से एक छोड़कर इधर डी को लेके आओ। लेकिन ये जो डी है वो एफ के लेफ्ट में होना चाहिए, तो एफ का फेस बाहर कर दो भाई, बाहर करने पर इधर लेफ्ट आ गया, यस सर। अब जरा देखो एक और बात आपको समझनी है कि बी से एक छोड़कर लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो बी से एक छोड़कर इधर तो सी आ नहीं सकता, तो बी से एक छोड़कर इधर सी लेके आओ। लेकिन ये जो सी है वो बी के लेफ्ट में होना चाहिए, तो बी का फेस फिर अंदर की तरफ करो, तभी तो इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा, यस सर। जो भी बचा है उसको यहां ले आओ, सबके फेस कहां है पता चल गए, सब लोग बैठ भी गए। तो यहां कौन रह गया आने के लिए, जरा देखना, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई एफ जी रह गया है, वो यहां आ गया। कहानी खत्म, सब कुछ बैठ चुके हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, सी का मुख किस दिशा में है, तो सी का फेस कहां है भाई, जरा देखना, बाहर की ओर है, ठीक है। क्या है भाई, केंद्र से बाहर की ओर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, बोथ साइड फेस वाला। आपके एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको समझा के चल रहा हूं, जिससे कि बाई चांस एग्जाम टफ भी हो जाए तो भी आप डील कर पाए। देखो इसमें ना फेस सबसे आखिरी लाइन में जाके पता चला है कि सी का फेस केंद्र की ओर है। उससे पहले सब कुछ बफर में बनाते चले जाना, एंड की लाइन में सी का फेस पता चलेगा, फिर उससे जोड़ते हुए सारी चीजें डायग्राम बन जाएगा। ये आपका होमवर्क रहा। यहां हमारा सर्कल होता है खत्म। यहां हमने सर्कल पूरा पढ़ लिया भाई। सर्कल में हमने पढ़ लिया कि सेंटर की ओर फेस हो तो कैसे सॉल्व करना है, बाहर फेस हो सबका तो कैसे सॉल्व करना है, कुछ का फेस सेंटर की ओर हो और कुछ का फेस बाहर हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं मेरे भाई हम लाइन पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साहब क्या, लाइन, कि अगर व्यक्तियों को लाइन में बिठा दिया जाए तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अच्छा लाइन के क्वेश्चनों में पहली लैंग्वेज, पहला स्टेटमेंट जो दिया जाता है, पहली लाइन, उसमें आपको बताया जाता है कितने व्यक्ति हैं और कैसी लाइन में है, सिंगल लाइन में है या डबल लाइन में है। तो अभी हम सिंगल लाइन पढ़ेंगे। तो इसमें बोला जाएगा मान लो 5 व्यक्ति हैं और वो एक लाइन में बैठे हैं और उनके फेस कहां हैं ये भी बताए जाएंगे। तो फेस या तो बताए जाएंगे नॉर्थ में या ईस्ट में या वेस्ट में। अगर इन 3 डायरेक्शनों में फेस बता दिए जाए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, तो आप इन सब के फेस को नॉर्थ में ही मानकर चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईस्ट में फेस बता दिया तो भी नॉर्थ में मानकर ऐसे ही अरेंज करो, ऐसे, ठीक है भाई, नॉर्थ में ही मान के चलो। फेस अगर वेस्ट में बता दिया है तो भी नॉर्थ में ही मान के ऐसे ही अरेंज करो, और नॉर्थ में बता दिया है तो नॉर्थ में लेकर चलो ही। अब अगर आप नॉर्थ में लेकर चलेंगे तो व्यक्ति का इधर राइट होगा उस रो का और इधर लेफ्ट हो जाएगा, यस सर।
लेकिन अगर फेस साउथ में बता दिया जाए तो भाई इसको फिर अलग से बनाना पड़ेगा, साउथ की ओर मतलब नीचे की ओर फेस करके ऐसे। और जब नीचे की ओर फेस होगा तो इधर लेफ्ट हैंड होगा और इधर राइट हैंड। समझ गए आप? अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ भी बता दे इन तीनों में से तो नॉर्थ की तरफ ऐसे ही मान के चलना है, और अगर साउथ बता दे तो नीचे की तरफ मान के चलना है। डन है? क्लियर है? पक्का? पहले क्वेश्चन पर आते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो मैं करके दिखाऊंगा पहले क्वेश्चन को, फिर आगे मैं आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा भाई, ध्यान से देखिए। ये आपसे क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू नाम के 8 व्यक्ति हैं, उत्तरमुखी हैं, मतलब उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। कितने हैं? 8। तो आप एक बेसिक डायग्राम बना दो जिसमें 8 व्यक्तियों का फेस ऊपर की तरफ करके ऐसे अरेंज कर दो। और जब ऊपर की ओर फेस है तो इधर राइट लेफ्ट हैंड और इधर राइट हैंड। ये पहले ही क्लियर कर दो भाई, जिससे कंफ्यूजन ना हो, राइट इधर आएगा लेफ्ट इधर आएगा। ठीक है? अच्छा, एस टी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर बैठा है। भाई ये बात डेफिनेट तो है कि लेफ्ट में दूसरा है, लेकिन पंक्ति में बैठने के लिए डेफिनेट नहीं है। सर्कल में या बंद, कोई भी बंद अरेंजमेंट हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, उनके लिए तो डेफिनेट है, लेकिन पंक्ति के लिए डेफिनेट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि पंक्ति में अब कहां बिठाऊं इस बात को? एस टी के लेफ्ट में दूसरा, ठीक है, टी के लेफ्ट में दूसरा हो गया, लेकिन अब इस बात को यहां बिठाऊं, यहां यहां यहां, कहां बिठाऊं? डेफिनेट नहीं है ना अभी। तो पंक्ति के लिए, रो के लिए डेफिनेट बात कौन सी होती है? जो उसके किसी भी एक एंड से पोजीशन बता दे कि राइट एंड से कहां पर है या लेफ्ट एंड से कहां पर है, किसी एक छोर से उसकी पोजीशन पता चलेगी तो वो हमारे लिए डेफिनेट होगा, नहीं तो अलग बनाते चले जाएंगे। ठीक है सर, तो फिर ये बात तो मैंने अलग बना दी कि एस टी के लेफ्ट में दूसरा है, डब्ल्यू पी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू जो है वो पी के लेफ्ट में 1 2 तीसरे स्थान पर हो गया, लेफ्ट इधर राइट इधर होता है। टी ठीक पी और वी के बीच में बैठा है, टी जो है ना वो पी और वी के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब है पी और वी में से एक टी के इधर और दूसरा पी और वी में से इधर आएगा भाई। हाँ जी सर। आगे बोला गया है एस वी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ये जो एस है ना वो वी के लेफ्ट में तीसरा है। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि वी फिर यहां तो नहीं आएगा। अगर वी यहां आता तो ये वी के ठीक लेफ्ट में हो जाता, जबकि हमें तो लेफ्ट में तीसरा रखना है एस को। तो फिर वी कहां आएगा भाई? वी यहां आएगा इधर। ये आ गया साहब वी, जिसके लेफ्ट में 1 2 तीसरे पर आ गया एस और यहां आ गया पी। अच्छा, जब यहां पी आ गया तो पी से लेफ्ट की ओर 1 2 छोड़कर डब्ल्यू है, तो 1 2 छोड़कर इधर डब्ल्यू आ गया पी से। ठीक है सर। डब्ल्यू यू के ठीक राइट की ओर है, डब्ल्यू जो है वो यू के ठीक राइट में है, तो यू यहां आएगा, तभी तो इसके ठीक राइट में हो गया। यस सर। आर पी के राइट में तीसरे स्थान पर है, पी के राइट में 1 2 तीसरे पर आर आ गया। सर ये तो ऐसे ही अरेंज हो गए 8 व्यक्ति। हाँ जी सर, तो ऐसे ही हो गए तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरेंज हो तो गए। बचा कौन? वो यहां आ जाएगा। कौन बचा है जरा देखना, यू बचा है, यू आ गया, यू भी आ गया। फिर कौन बचा है? क्यू, क्यू क्यू यहां आ गया सर। तो एस के राइट को चौथे स्थान पर कौन बैठा है ये पूछा है, तो एस के राइट में 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन बैठा है भाई? आर बैठा है। कहानी खत्म हो गई। क्या आप समझ पाए? क्या ये समझ पाए? देखो लाइनिंग सर्कल से काफी आसान है, लाइन में अरेंज करना सर्कल से काफी आसान है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सबके समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं, टेंशन मत लो, मैं सिखा के ही फिर आप पर छोड़ूंगा चीजों को कि आप फिर करें। ये बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। ईस्ट की ओर फेस करके एक दीवार पर बैठे हैं। मैंने क्या बोला था? फेस ईस्ट की ओर हो, वेस्ट की ओर हो या नॉर्थ की ओर हो, आप इन तीनों कंडीशनों में नॉर्थ की ओर ही फेस मानकर चलेंगे। 7 व्यक्ति हो गए, नॉर्थ की ओर फेस मान लिया तो इधर लेफ्ट और इधर राइट होगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? सी डी के ठीक राइट में बैठा है। क्या यहां डायग्राम पर बिठा सकता हूं? नहीं सर, डायग्राम पर डेफिनेट बात तब आती है जब वो किसी एक एंड से, किसी एक छोर से अपनी पोजीशन बता दे। यहां तो सी डी के ठीक राइट में है, तो डी के ठीक राइट में सी तो हो गया, लेकिन कहां आएगा? वहां, यहां, यहां, कहां नहीं पता, इसलिए अलग लिख दिया। बी अंतिम छोर में से किसी एक छोर पर बैठा है और उसके पड़ोस में ई है,
लो भाई, यहां से बात बन गई, बी किसी भी एक अंतिम छोर पर है, लेकिन ये नहीं बताया लेफ्ट पर है या राइट पर, तो दो पॉसिबिलिटी बन गई कि बी यहां हो सकता है एक तो, अच्छा बी यहां भी तो हो सकता है, तो मैं दो पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं, एक तो इस लाइन के ऊपर और एक इस लाइन के नीचे। इसमें बोला गया है बी किसी भी एक अंतिम छोर पर हो सकता है, तो मैंने एक बार तो मान लिया लेफ्ट एंड पर है, दूसरी बार मैंने मान लिया राइट एंड पर है, और इसके पड़ोस में ई बैठा है, तो इसके पड़ोस में यहां पर ई हो गया, इस वाली कंडीशन में यहां पर ई हो गया। ठीक है भाई, आगे आपसे क्या बोला गया है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, ई और एफ के बीच में जी है, तो ई और एफ के बीच में जी यहां ऐसे हो गया, ई और एफ के बीच में जी यहां पर ऐसे हो गया। अगली लाइन में आपसे क्या कहा गया है, डी राइट से तीसरा है, डी राइट की ओर से गिनोगे तो एक दो तीसरे पर डी आएगा। अच्छा भाई, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में तो राइट से गिनकर मैंने तीसरे पर डी बिठा दिया, लेकिन नीचे वाली पॉसिबिलिटी में राइट की तरफ से गिनना जरा, एक दो तीसरे पर क्या यहां डी बिठा पाऊंगा, नहीं सर, यहां तो ऑलरेडी जी बैठा है, इसका मतलब है ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। भाई दो पॉसिबिलिटी चल रही थी ना, उनमें से एक तो गलत होनी ही थी, तो ये वाली गलत हो गई, ये वाली बची। अच्छा, डी के ठीक राइट में सी था, तो सी यहां आ गया, जो भी बचा वो यहां आ गया और वो ए है। लो भाई, पूरा बैठ गए लोग, अरेंज हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, तो ई तथा सी के बीच, तो ई का स्थान सी के संदर्भ में क्या है, सी के रेस्पेक्ट में ई का स्थान क्या है, तो सी के लेफ्ट की ओर है, एक दो तीन चार, सी के लेफ्ट में चौथा है। ठीक है भाई, लेफ्ट में चौथा, बाएं चौथा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए ये क्वेश्चन कैसे होंगे। एक क्वेश्चन ये वाला आप खुद करिए जरा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करिए मेरे भाई। मुकेश पूछ रहे हैं सर आज कितने बजे तक क्लास होगी, प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई मुकेश, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक होगी। अगर आपका चैप्टर 1 बजे तक खत्म हो जाता है, तो टारगेट तो हम 1 बजे तक करके लाए थे, 1 बजे तक खत्म हो जाता है तो फिर क्लास 1 बजे बंद हो जाएगी, और 1 बजे से अगर ऊपर चलता है तो ऊपर भी चलाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए जी, आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई। पढ़ लिया होगा आपने, करने की कोशिश की होगी, बाकी मेरे साथ साथ करेंगे। अब ध्यान से देखो कितने व्यक्ति आपको बता दिए गए हैं यहां पर। तो आपसे बोला गया है 9 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, क्लास में एक बेंच पर बैठे हैं। सर फेस तो बताया ही नहीं कहां है, तो अगर लाइन में बिठाया जाए और फेस ना बताए जाए तो नॉर्थ की ओर मान के चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें ऐसे ही खींचा करो बड़ी बड़ी, जिससे कि अगर पॉसिबिलिटी बने तो एक ऊपर आ जाए एक नीचे आ जाए। अच्छा, नॉर्थ में फेस मान लिया तो इधर लेफ्ट रहेगा इनका और इधर राइट रहेगा। ठीक है सर, टूट पड़ो क्वेश्चन पर मेरे भाई जल्दी से। सी जो कि डी के ठीक राइट ओर बैठा है, जबकि ई के लेफ्ट और तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो कि डी के ठीक राइट ओर है, डी के ठीक राइट में कौन है, सी है,
जबकि ई के राइट को तीसरा है, तो ई के राइट को तीसरा है मतलब ई के राइट में एक और एक दो और एक तीसरा हो गया। सी जो है वो डी के तो राइट में ठीक बगल में था, लेकिन ई के राइट में एक दो तीसरे पर था। ठीक है सर। आगे बोला है बी एक छोर पर है, बी एक छोर पर है तो बी यहां भी हो सकता है और बी राइट छोर पर, राइट एंड पर भी हो सकता है। ठीक है सर। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है वो किसका निकटतम पड़ोसी है? एफ और जी का। अगर कोई व्यक्ति दो लोगों का निकटतम पड़ोसी है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में बैठा है। तो एफ और जी के बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है। ठीक है सर। तो एच के इधर एफ या जी में से एक होगा, राइट में भी एफ या जी में से एक होगा। आगे बोला है एफ बी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ बी के लेफ्ट में तीसरा है, तो जरा देखना इस वाली पॉसिबिलिटी में तो बी लेफ्ट एंड पर बिठा दिया आपने, तो अब बी के लेफ्ट में कैसे बिठाऊं? किसी को भी नहीं बैठ सकता सर, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। तो फिर बी बैठा होगा राइट एंड पर और इसके लेफ्ट में एक दो तीसरे पर कौन आ गया? एफ आ गया सर। ठीक है। ए एफ के ठीक लेफ्ट में बैठा है, एफ के ठीक लेफ्ट में कौन आ गया? ए। अच्छा यहां देखना एफ के बगल में जी भी तो था भाई, एफ के बगल में जी भी था। अच्छा इस वाली बगल में एफ के कौन आ गया? ए। तो फिर इस वाली बगल में जी नहीं, एच था, एच आ गया यहां पर और यहां आ गया जी। तो एफ और जी दोनों की बगल में कौन आ गया? एच, मतलब दोनों के बीच में आ गया एच। बात समझ में आई? ये वाली क्लियर हुआ कि बी के लेफ्ट में एक दो तीसरे पर एफ, एफ के ठीक लेफ्ट में ए आ गया। तो एक स्टेटमेंट ये भी तो कहता था कि एफ और जी को टच करते हुए एच होगा, मतलब ठीक बगल में होगा इन दोनों के, तो इन दोनों के ठीक बीच में होगा। ठीक बीच में होगा तो एफ को भी तो टच कर रहा होगा ना, एफ से नेक्स्ट पर होगा। तो एफ से एक पार्ट इधर बगल में तो ये है ए, तो दूसरी बगल में इधर आ गया एच। ठीक है सर, कहानी खत्म हो गई? यस सर। अब जरा देखो 4 सीटें बाकी बची हैं और ये 4 अरेंजमेंट रह गए हैं आपको करने के लिए, तो ये चारों उठाकर यहां रख दो। ई एक खाली, फिर डी, फिर सी, तो एक सीट बची और एक व्यक्ति बचा होगा, उसको लाकर यहां रख दो, वो आई है। लो जी हो गए, पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हैं। ये पूछ रहा है सी के लेफ्ट में कौन कौन बैठा है, तो सी के लेफ्ट में बैठे हैं ई आई डी, ई आई डी। सर रूटीन में क्लास नहीं, जिस कारण मेरा एक क्लास छूट गया। बेटा कुमारी रूटीन में कुछ नहीं होता है, फिर रूटीन में थी क्लास, आई थिंक रूटीन में क्लास नहीं लिखी थी आपकी, 10 से लिखी थी, 9 से लिखी थी रूटीन में, तो 9 से लिखी थी। और जब मैं आपको कल बोल के गया था तो एक बार चेक करते रहना चाहिए था ना आपको। देखो अभी आप ये चेक ना करें रूटीन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अभी ये चेक करें सिलेबस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लासेस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। रीजन है एग्जाम बिल्कुल सर पर है कुछ बच्चों का, जिन्होंने, देखो आपको भी पता है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस बड़ी वैकेंसी है, यूपी का हर बच्चा फॉर्म फिल करता है और एसएससी जीडी में भी 12th लेवल का हर बच्चा फिल करता है, और दोनों वैकेंसी फरवरी में एग्जाम है उनके। कब है? एक का एग्जाम 14 फरवरी से है और दूसरे का एग्जाम 18 फरवरी से है। तो आप जरा समझ के चलिए इन बच्चों की पीड़ा को। और मैं ये कहना नहीं चाहता कि भैया समय की कमी थी तो क्या करें, जैसे बाकी टीचर्स कह सकते हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे दूसरे पे कि यार क्या ही करें कैसे कराएं सिलेबस, समय की कमी थी। इतना समय है अभी कि सिलेबस कराया जा सकता था और अच्छे से कराया जा सकता था, कोई फॉर्मेलिटी करने की नीड नहीं थी, बस अपने सैटरडे संडे के आराम को थोड़ा सा त्यागना था। ठीक है, टीचर्स को अपनी जिम्मेवारी समझनी थी कि भाई सैटरडे संडे हर बार छुट्टी लेना जरूरी नहीं होता हर किसी को। बच्चों के नजदीक में एग्जाम में आप पर भरोसा है, उन्होंने आपके बैचेस परचेज किए हैं भरोसे के साथ में, तो ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए जिंदगी में, चाहे कुछ दूसरी बात हो जाए। ठीक है, तो मैं अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा निभाऊंगा और ईमानदारी से निभाऊंगा। आप फील करेंगे कि बिल्कुल एक पॉइंट में भी सर ने फॉर्मेलिटी नहीं की है, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है भाई, खींचा नहीं जा रहा है, सिलेबस कायदे से पढ़ाया जा रहा है। आप इस चीज को फील करिए। बाकी लोग ना, जो मैंने कल और परसों की क्लासेस में आपको लॉजिकल खत्म किया है, बाकी लोग लॉजिकल पढ़ाते भी नहीं है, एक क्लास में करा के चले जाते हैं, और मैंने पूरा आपको लगभग 8 घंटे पढ़ाया है लॉजिकल।
चलिए, बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है आप लोगों को, कि जहां 1 घंटे क्लास चलनी चाहिए थी दिन में, वहां 5-5 घंटे भी चल रही है। चलिए भाई, जल्दी से देखिए क्या बोल रहा है। 8 मित्र हैं, GHIJNOPQ, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। फिर से फेस गायब है, कोई बात नहीं भाई, फेस नॉर्थ की ओर मान लेंगे हम। कितने व्यक्ति हैं इस बार? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। फेस नॉर्थ की ओर मान लिया, तो इधर लेफ्ट, इधर राइट। चलिए जी, टूट पड़ते हैं क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट पर। HO के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। भाई O किसी एक छोर पर है तो O यहां भी हो सकता है और O यहां भी हो सकता है, लेकिन ये वाली लाइन याद करना जरा, HO के राइट में दूसरा है। तो अगर O को आप इधर रख लोगे राइट एंड पर, तो इसके राइट में दूसरा H कहां से लाओगे? क्योंकि H तो O के राइट में ही बैठेगा। आपने सबसे आखिरी में राइट में यहां बैठा दिया एंड पर, तो इसके राइट में तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो फिर O को लेफ्ट वाले एंड पर रखो, जिससे कि इसके राइट में एक छोड़कर यहां पर H आ सके। ठीक है सर, ये वाली बात बन गई। H और N के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो H और N के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो इधर तो N आ नहीं सकता। अब 3 व्यक्ति लाकर बीच में, इधर ही आएगा 1 2 3 छोड़कर N यहां आ गया। आगे बोला गया है I J के लेफ्ट की ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। I J, तो अभी कोई नहीं आया I और J में से, इस बात को यहां अलग बनाइए कि I जो है वो J के लेफ्ट में 1 2 तीसरे स्थान पर बैठेगा। ठीक है भाई, आते हैं जी आगे। आगे क्या बोला गया है इसमें? J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। J और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, जरा देखना, J और I के बीच में भी तो 2 ही व्यक्ति थे, और J और G के बीच में भी 2 व्यक्ति हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, वो फिर इधर बैठा होगा 2 व्यक्ति छोड़कर G यहां पर। तो J के लेफ्ट की ओर 2 छोड़कर I, J के राइट की ओर 2 छोड़कर G, ऐसे बैठा होगा। ठीक है, P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब P ना तो यहां आएगा और P ना ही यहां आएगा। अब जरा देखना, क्वेश्चन को इतना ही डेटा बोला है, अब अरेंज कर दो भाई। तो जरा देखना ये कितने व्यक्तियों का अरेंजमेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल थे 8। तो इसका मतलब है 7 लोग अगर बिठाने हैं तो हमें यहीं से बिठाना स्टार्ट करना पड़ेगा, 7वें से, कि यहां पर I, 1 और 1 2 छोड़कर यहां पर J, फिर 1 और 1 2 छोड़कर यहां पर G। बिल्कुल सर, बैठ गए, एकदम सही है। अच्छा, 2 सीटें खाली बची, लेकिन P इस सीट पर आ नहीं सकता, ये क्लियर है, P यहां नहीं आएगा, तो P आ गया यहां पर। अब कौन बचा? जो भी बचा वो यहां आएगा, और वो Q है। लो जी, यहां आ गया। तो आपसे पूछा है पंक्ति के राइट छोर पर कौन है, तो पंक्ति के राइट में एंड पर कौन है भाई? यहां पर G है। मुझे उम्मीद है सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन ऐसे आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे कर लो जिसमें सिंगल लाइन में ना फेस साउथ में बता दिया जाए। कहां बता दिया जाए? साउथ में फेस बता दिया जाए। ये लो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, P Q R S T और U एक पंक्ति में दक्षिण में साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं। T S के ठीक दाईं ओर बैठा है, S U के दाएं चौथा है, Q P और R का पड़ोसी है। वह व्यक्ति जो R के लेफ्ट तीसरा है, किसी एक छोर पर है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, पढ़ के सुना दिया, मेरे साथ साथ करो जा। देखो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे बेसिक डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है सबका फेस साउथ में है, नीचे की ओर फेस है, तो इनके राइट और लेफ्ट क्लियर करेंगे, तो इधर आ जाएगा राइट इस बार, और इस बार लेफ्ट होगा इधर। फेस अगर साउथ में होता है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है। फेस अगर नॉर्थ में होता है तो राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है। क्लियर है भाई? बस इतना है साउथ और नॉर्थ में। आ जाइए जी आगे। अब यहां से आपसे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? टी एस के ठीक राइट में बैठा है। टी जो है ना वो एस के ठीक राइट में है, तो एस का राइट इस बार इधर है, तो टी यहां आ गया इसके ठीक राइट में। ठीक है, एस यू के राइट को चौथा है। ये जो एस है वो यू के राइट को चौथा है। यू के राइट को 1 2 3 छोड़कर चौथा ये हो गया। टोटल 6 व्यक्ति थे ना, तो 1 2